अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कबर मेकन और मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर जाज़ेब अब्बासी साहब। आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला था सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर एक हुक्मनामा आर्जी लिखवाया है और मामला दोबारा से वापस लार्जर बेंच की तश्कील के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी कमेटी है उसको वापस भिजवा दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 ट्रिब्यूनल्स बनाए थे जिसको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और उनकी इस्तदा थी कि उस पर हुक्म इम्तना जारी किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जुबान ज़द-ए-आम ये भी डिस्कस हो रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब के ही एक फैसले से आरओज और डीआरओज बहाल हुए थे, जहां से धांधली का सफर शुरू हुआ था और उसके बाद अब उसी धांधली को शायद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन की ही उस वक्त भी अपील थी। आरओज और डीआरओज जो कि लिए गए थे, जुडिशरी से नहीं लिए गए थे बल्कि क्या कहेंगे सर, उनको ब्यूरोक्रेसी से लिए गए थे। ब्यूरोक्रेसी के आरओज और डीआरओज को बहाल किया गया था और धांधली शुरू हुई थी और अब इलेक्शन कमीशन की ही उसी तरह की अपील है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आई है और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अब लगता ऐसे है कि मिट्टी पाओ प्रोग्राम मेरी जाती राय में जाज़ेब साहब की तरफ जाएंगे और उनसे इस पर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेंगे। और मुझे लगता है कि उसी धांधली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अब दोबारा से केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत के लिए मुलतवी कर दिया गया। लार्जर बेंच की तश्कील आईनी तशरीह का मामला करार दिया गया है। देखते हैं कि लार्जर बेंच कौन कौन सा बनता है और लार्जर बेंच जब बनेगा तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, ये भी बड़ी अहमियत का सवाल, अहमियत होनी चाहिए इस बात की भी। जाज़ेब साहब, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और ये मामला अगर वाज़े तौर पर काजी फाइज ईसा साहब ने ब्रेक से पहले जो कहा कि आइन में वाज़े तौर पर यह मामला दर्ज है, ब्रेक के बाद आते ही उसके ऊपर लार्जर बेंच की तश्कील का कर दिया, ये ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद का डिफरेंस क्यों आ रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है, एक तो बिल्कुल वाज़े है। और सबसे अहम बात जो आपने स्टार्ट में ये कहा, जो बातें आपने गुफ्तगू की, वो पॉलिटिकल बयानिया तो किसी का हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो एक कानूनी कमेंट नहीं है। असल क्वेश्चन जो लाहौर हाई कोर्ट में भी डिस्कशन में रहा और सुप्रीम कोर्ट में भी है, वो एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है कि इख्तियार इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का इलेक्शन कमीशन को हासिल है बनाने का, आर्टिकल 219 का सबसेक्शन सी के तहत। हाँ, प्रोसेस के ऊपर बात हो सकती है कि इसका तरीक़ाकार क्या अडॉप्ट किया जाए। हमारे सामने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की मुख्तलिफ मिसालें नज़र आ रही हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने अपनी मिसाल दी कि मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था तो मुझे इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि हमें जो है आप बताएं कि ये हमने ये नाम जो है वो एज आ इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपॉइंट करने हैं, तो मैंने ये कहा कि ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। इसी तरह हाई कोर्ट्स नाम देगी और इलेक्शन कमीशन जो है वो ट्रिब्यूनल्स बनाएगा, मुशावरत होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने यह कहा है कि मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था तो मैंने ये कहा कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। ठीक है। इसी तरह से पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से बात की गई या सिंध हाई कोर्ट के हवाले से बात की गई कि वहाँ पे भी ये जो ट्रिब्यूनल्स की तश्कील है ये इलेक्शन कमीशन ने ही इख्तियार इस्तेमाल किया। ठीक है। डिस्प्यूट आया लाहौर हाई कोर्ट का। लाहौर हाई कोर्ट में ये शहजाद अहमद मलिक साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने ये कहा कि ये इख्तियार हमारा है जी। इलेक्शन कमीशन ने कहा यह इख्तियार हमारा है। तो इस पे एक क्वेश्चन फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी ये उठाया कि आपने आपस में मुशावरत करके कोई इस मामले को तय क्यों नहीं किया। तो इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेमन साहब ने ये कहा कि हम यानी इलेक्शन कमीशन तैयार है एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन के लिए, मुशावरत के लिए। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनको कहा कि आपको हमने या किसी ने भी मुशावरत से रोका नहीं है, आप चाहें तो मुशावरत कर सकते हैं। अब ये मामला बहरहाल ये ज़रूर है कि 219C के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के क़याम का इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन इसके लिए प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया जाना चाहिए और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में मुख्तलिफ प्रोसेस क्यों अडॉप्ट हुआ, इसके लिए अब ये मामला लार्जर बेंच की तरफ गया है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया है और अब तमाम फरीकैन को सुप्रीम कोर्ट सुन के जो है वो फैसला करेगी। दूसरी तरफ इसी मामले पे एक डेवलपमेंट ये भी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने भी इस इम्कान का इजहार किया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद मलिक साहब की जुडिशल कमीशन ने सिफारिश की, जजेस सेक्रेटरी बराए पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी, अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, हो सकता है आजकल में नोटिफिकेशन आ जाए और मुमकिन तौर के ऊपर मंडे को वो ओथ ले लें। मंडे को जब वो ओथ लेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस जैसे आलिया नीलम साहिबा का नाम चल रहा है, तो अगर वो आ गई तो फिर ये कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है वो फिर उनसे होगा और फिर उसके बाद चीज़ें जो है वो तय होंगी। अच्छा, टेक्निकली अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने
टेक्निकली हुक्म इम्तना एक किस्म का जारी कर भी दिया है, जबकि अगर वाज़े बादियों नज़र में देखें तो हुक्म इम्तना उन्होंने जारी नहीं किया। हालांकि इलेक्शन कमीशन की ये जो है इस्तदा थी कि आप उस उस पर हुक्म इम्तना दें ताकि हम अच्छे तरीके से खुले माहौल में जो मुज़ाकरात हैं या मुशावरत है वो कर सकें। अब काजी फाइज़ ईसा साहब ने ना ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म किया है और ना ही उनको काम करने की इजाज़त है। अब दोबारा से मुशावरत होगी। अब जिन चीफ जस्टिस साहब ने ये ट्रिब्यूनल्स बनाए थे वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस मुमकिन तौर पर बनेगी वो जस्टिस आलिया नीलम साहिबा है। अब आलिया नीलम साहिबा जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ जो है मुशावरत करेंगी और उसके बाद ये मामला फिर आगे चलेगा। लेकिन इसके ऊपर अब मुझे एक चीज़ और जो समझने वाली है वो ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का ये जो मामला है ये ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार बना है बनाने का, या ऑर्डिनेंस से पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ही ट्रिब्यूनल्स बनाने थे, और इस ऑर्डिनेंस का जो फ़र्क है वो हुकूमत को लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखें, एक तो आइन ने ये इख्तियार दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स कायम करे। जो ऑर्डिनेंस है वो रिटायर्ड जजेस के हवाले से है कि रिटायर्ड जजेस भी ट्रिब्यूनल में जो है वो अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरा नुक्ता उसमें ऑर्डिनेंस में ये भी था कि रिटायर्ड जजेस भी अपॉइंट हो सकते हैं और इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त ट्रिब्यूनल को तब्दील कर सकता है। इस नुक्ते को आप किस नज़र से देखते हैं? चले रिटायर्ड जजेस भी जो है वो इलेक्शन कमीशन की मर्जी से वो आएंगे। यहाँ एक बदनीयती का अंसर है कि इलेक्शन हो जाते हैं, इतनी बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं और जब उनकी तहकीकात की बारी आती है तो फ़ौरन एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है और इख्तियार उसी इंतज़ामी इदारे को दे दिया जाता है जिस पर इतने बड़े धांधली के इल्ज़ामात हैं। तो अगर ये सारे इल्ज़ामात और इस नुक्ते को देखें तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत की बदनीयती ज़ाहिर नहीं करता ये चीज़ कि वो उसी इदारे को इख्तियार दे रहे हैं धांधली की तहकीकात या ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए जिस पर इतने बड़े पैमाने पर इल्ज़ामात हैं? देखें, अगर कोई ये कहे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार पीटीआई को दे दिया जाए, पीटीआई की बात नहीं है। मैं वैसे बात कर देखिए, पीटीआई की बात नहीं, ये इल्ज़ाम पीटीआई ने नहीं, ये इल्ज़ाम जमात इस्लामी ने लगाया, मौलाना फजल रहमान ने लगाया। मैं कह रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इख्तियार दिया हुआ है ना जी, वो दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन को। अब जहाँ तक ऑर्डिनेंस की बात है, ऑर्डिनेंस के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी ये कहा है कि ऑर्डिनेंस का अजरा जो है ये दर हकीकत पार्लियामेंट को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। आपने ऑर्डिनेंस क्यों जारी किया? हालांकि मेरी राय में ऑर्डिनेंस का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चैलेंज नहीं है, वो हाई कोर्ट में मामला चैलेंज है। एक तो अब उसको हाई कोर्ट तय करेंगी कि ऑर्डिनेंस का अजरा दुरुस्त था या नहीं था। दूसरा ये मामला कि क्या जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त तब्दील कर सकता है या नहीं, जैसे तारिक जहांगीरी साहब का हमने मामला देखा। ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है, तो इसको भी इलेक्शन कमीशन ने ही डिसाइड करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोसेस दिया हुआ है वो आज से नहीं है, ये जब से आइन बना है ये उस वक्त से ही ये पूरा तरीक़ाकार है। मुझे तो हैरत होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 180 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात याद आती है, लेकिन ये वही कासिम सूरी साहब हैं जो उनके डिप्टी स्पीकर थे कौमी असम्बली के, जो पूरे पीटीआई के टेन्योर में स्टे के ऊपर चलते रहे। लेकिन मेरी ये राय है कि ये अच्छी बात है, 180 दिनों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल को डिसाइड करना चाहिए और फिर उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को जो है वो जल्द डिसाइड करे ताकि तय हो जाए कि जो रिगिंग के इल्ज़ामात हैं अब वो एविडेंस, अगर जो शख्स लगा रहा है इल्ज़ाम वो एविडेंस प्रोवाइड करेगा और फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें। मेरा सवाल जो था वो हुकूमत के इस ऑर्डिनेंस, देखें हुकूमत को ऑर्डिनेंस लाने का इख्तियार है, इस पर किसी आइन ने दिया हुआ है, लेकिन देखें ये वही पार्लियामेंट है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वो आइनी इख्तियार वो वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी धांधली ज़दा हुकूमत वो आइन का इस्तेमाल उसी तरह से कर रही है। बड़ी कन्फ्यूजन सी है। इसी के ऊपर फॉर्म 47 के तहत धांधली के भी इल्ज़ामात है और वही MNAs हैं, वही पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, वही ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं। वो तो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करने के लिए, चलो हम कह सकते हैं, वो इस तरह के इख्तियारात दे रहे हैं। मैं आपका इसके ऊपर पॉइंट इसलिए चाहता हूँ कि आप काफ़ी अरसे से कानूनी मामलात को देख रहे हैं। इस नुक्ते को आप किस नज़र से देखते हैं कि वो पार्लियामेंट जिसके ऊपर धांधली के इल्ज़ामात हैं वही एक ऑर्डिनेंस जारी करती है और इलेक्शन कमीशन को कहती है कि आपको ये इख्तियारात हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब के ऊपर पहले से इल्ज़ामात बहुत बड़ी तादाद में धांधली के हैं। ये ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट ने जारी नहीं किया,
अगर पार्लियामेंट जारी करती तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता। जी। ये सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी है, सर हुकूमत ये देखिए, हम उनकी तरफ से मिला जुला के हुकूमत ने जारी किया, ऐसे कह सकते ये हैं। आसिफ अली देखिए, जरदारी की जानिब से देखिए, जारी किया गया है, जो टेक्निकल- सदर मुमलिकत हैं। वो हुकूमत के एलाए हैं और डिबेट इसके ऊपर हो उनके सकती ऊपर है। भी इल्जामात नहीं, हैं। नहीं, नहीं, डिबेट इसके ऊपर हो सकती है कि क्या ऑर्डिनेंस का जो अजरा है उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो प्रोसेस दिया जी। हुआ है कि बहुत ज़्यादा कोई हंगामी सूरत हाल हो जाए, जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो उस वक्त कोई हंगामी सूरत हाल में ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है। तो क्या उस क्राइटेरिया को इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए पूरा किया गया है? नहीं किया गया, ये मेरी राय है, बिल्कुल नहीं किया गया। लेकिन मेरा ये व्यू है, कोई हंगामी हालात नहीं थे, कोई मजबूरी बिल्कुल नहीं थी दुरुस्त, ऑर्डिनेंस बिल्कुल जारी दुरुस्त है। करने की। लेकिन मेरा ये व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पे इसलिए कमेंट नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये ऑर्डिनेंस का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज नहीं है, ये मामला हाई कोर्ट्स में चैलेंज है, या तो फ्यूचर हाई में आ सकता है, तो हाई सुप्रीम कोर्ट का जी, तो हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगी कि क्या ये ऑर्डिनेंस दुरुस्त है, नहीं है। और अगर बादियों नजर में आपको हुकूमत की बदनीयती का अंसर इसमें नजर आता है? नहीं आता। देखिए, आप टेक्निकली पार्लियामेंट ने नहीं किया, वो मेरे से गलती हुई कहने में। टेक्निकली ये सदर ने ऑर्डिनेंस जारी किया, लेकिन सदर अकेला तो नहीं बैठ, सदर जो बने हैं वो भी उन सब के वोट्स लेके बने हैं जो पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद है। तो कहने का मतलब ये कि हुकूमत ने जारी किया अपनी धांधली को छुपाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। तो फिर भी आपको नहीं लगता कि ये बदनीयती का अंसर इसमें शामिल होगा? देखिए, बदनीयती का अंसर इसलिए हो हमारे पास कि हमारे पास कोई एविडेंस हो, बतौर रिपोर्टर, बतौर कोर्ट रिपोर्टर। लिख के तो कोई नहीं देगा ना कि नहीं, बात लिखने की नहीं है। देखें, अब इसको इस मिसाल से समझा जा सकता है कि एक इलेक्शन डिस्प्यूट आता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, एक शख्स कहता है जी कि इस फलां शख्स ने धांधली की है जी। अब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके पास कोई एविडेंस तो होंगे ना जी। तो बगैर शवाहिद के आप कोई किसी राय के ऊपर नहीं पहुंच सकते। ऑर्डिनेंसेस बहुत ज्यादा माजी में भी जारी होते रहे हैं जी, हर और हुकूमत उसके में। ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता रहा हर है। हुकूमत में होता है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ऑर्डिनेंस के अजरा में जो तरीक़ाकार आइन ने दिया हुआ है, हाउस इन सेशन ना हो, कोई बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत हाल हो, क्या वो सारी सूरत हाल वो सब कुछ था? अगर कोई इस तरह के हालात थे तो ऑर्डिनेंस जारी किया गया तो ठीक है, अगर नहीं थे तो फिर ये हाई कोर्ट्स में चैलेंज है और हाई कोर्ट ने इस मामले को डिसाइड करना है। ठीक है, ठीक है। दूसरे अल्फाज में मुकम्मल तौर पर जो उसका क्राइटेरिया था, जो उसके लवाजमात थे ऑर्डिनेंस जारी करने के, वो पूरे नहीं किए गए, लेकिन फिर भी ऑर्डिनेंस जारी किया गया। फैसला आप खुद कर सकते हैं। जहाँ ज़ेब साहब और मेरी नज़र में हो सकता है इसमें बदनीयती का अंसर हो सकता है ना हो, लेकिन देखना ये है कि अब आगे ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करती है। लार्जर बेंच इस मामले पर भी बनेगा, लार्जर बेंच, क्योंकि अब आइनी तशरीह का मामला इसमें ज़ेर गौर है। काजी साहब ने मामला वापस कमेटी को भिजवा दिया और कमेटी डिसाइड करेगी कि अगला बेंच कब इस केस के ऊपर दोबारा समाअत करेगा। मजीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। जहाँ ज़ेब अब्बासी साहब के साथ कमर मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।